हेलो टू एवरीवन। आज हम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड दो अलग अलग विचारधाराओं के बारे में जानेंगे, जिनमें एक विचारधारा में अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि प्रबंधक 100% रैशनल डिसीजन लेते हैं, विवेकपूर्ण डिसीजन लेते हैं। जैसा डिसीजन मेकिंग की करैक्टरिस्टिक्स में हमने जाना कि एक विशेषता यह है डिसीजन मेकिंग की कि डिसीजंस आर रैशनल, निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं, इमोशनल नहीं होते। भावना में बह के जो विचार हमारे दिमाग में आ जाए और उसे हम लागू करने के लिए चल पड़े, वो निर्णय नहीं कहलाता। जैसे शायर या कवि अक्सर कहते सुने जाते हैं कि मैं तो तेरे लिए आसमान से तारे ले आऊँगा, तो ये कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट रैशनल, ये विवेकपूर्ण नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक ऐसा विचार है विच इज़ इमोशनल। डिसीजंस हमेशा रैशनल होते हैं। तो एक समूह है अर्थशास्त्रियों का जिन्होंने ऐसी थ्योरीज दी, ऐसे विचार दिए कि डिसीजंस रैशनल होते हैं, 100% विवेकपूर्ण होते हैं। लेकिन उनके बाद के कुछ वैज्ञानिकों ने जब रियलिटीज़ को देखा, वास्तविकताओं को देखा और पाया कि डिसीजंस 100% रैशनल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रबंधक सामाजिक प्राणी हैं, उनके दिमाग की, मस्तिष्क की, सोच की सीमाएं हैं। एक समस्या के समाधान के जितने विकल्प हो सकते हैं सभी प्रबंधकों के दिमाग में आ जाएं, ये ज़रूरी नहीं। उनके अनुभव पे और उनके ज्ञान के स्तर पे निर्भर है कि वो कितने विकल्प सोच पाएँ, फिर उन सभी का पूर्ण रूप से सही मूल्यांकन कर पाएँ। यहाँ भी हो सकता है उनकी कुछ सीमाएं हों। तो इस प्रकार विद्वानों की विचारधाराएं भिन्न भिन्न हैं, दो तरह की हैं, और इस पे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहली विचारधारा को रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग कहा गया है, और दूसरी विचारधारा को बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल, की जो रैशनलिटी है दैट इज़ बाउंडेड, उसकी बाउंड्रीज हैं, उसकी सीमाएं हैं। रैशनलिटी यानी जो तर्कसंगत आधार पे सोचने की क्षमता है प्रबंधकों की, वो सीमाओं में बंधी हुई है, और वो सीमाएं उनके ज्ञान के स्तर, अनुभव पर निर्भर करती हैं। तो इसलिए इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं का आज अध्ययन करेंगे, रैशनलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो पहला मॉडल है रैशनल मॉडल, जिसको इकोनॉमिक मैन मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि प्रबंधक एक आर्थिक व्यक्ति है, मैनेजर इज ए इकोनॉमिक मैन। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचता है, पैसे के बिना उसको कुछ और दिखाई नहीं देता, कुछ और सूझता नहीं। इसलिए वह लाभ कैसे अधिकतम होंगे, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन कौन सा बढ़िया होगा जिससे खर्च कम से कम हो और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके दिमाग में ऐसे ही विचार हमेशा आते हैं, आएंगे, और उनके आधार पर वो हमेशा रैशनल डिसीजन लेगा। इस प्रकार की विद्वानों की जो मान्यता है उसको कहा गया है रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग या इकोनॉमिक मैन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस मॉडल की कुछ विशेषताएं हम जानते हैं जिनसे और स्पष्ट हो जाए कि ये मॉडल क्या है। पहला, डिसीजंस आर टेकन इन कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी। पहली विशेषता है इस मॉडल की कि निर्णय निश्चितता की दशाओं में लिए जाते हैं। सब कुछ निश्चित होता है, सर्टेन होता है, और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता
जिससे जो निर्णय लिए गए हैं उनके वो रिजल्ट ना मिल सकें जिनके लिए वह लिए गए हैं। दूसरा, निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों को इकट्ठा करके उनका मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव किया जाता है। ये दूसरी विशेषता है इस मॉडल की। और थर्ड, इस मॉडल के अंतर्गत इस बात पे जोर दिया गया है कि निर्णय कैसे लेने चाहिए, ना कि इस बात पे कि निर्णय वास्तव में कैसे लिए जाते हैं। यानी ये हाइपोथेटिकल मॉडल है, ये कल्पना पे आधारित है, रियलिटीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। ये भी इस मॉडल की एक विशेषता है। और क्योंकि ये विशेषताएं आलोचनाओं का कारण बनी, जो बाद के वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जब इस मॉडल को व्यवहारिक नज़रिए से देखा, रियलिटीज़ देखी इसकी, तो पाया कि इसमें बहुत सी कमियां हैं और उन कमियों को उजागर करते उन्होंने आलोचनाएं की, इस मॉडल की क्रिटिसाइज़ किया इसको। तो इसकी क्रिटिसिज्म है, फर्स्ट, सर्टेन कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट। जो इस मॉडल में निश्चित दशाओं की बात कही गई है कि परिस्थितियों में कोई भी इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता जिससे कि निर्णय लेने से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो ना मिल सके। तो पहली मान्यता ही इस मॉडल की सही नहीं है। और बाद के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, हर चीज़ में परिवर्तन होते हैं जो कि अनिश्चित हैं, पहले से पता नहीं है, इसलिए निश्चितता किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से संबंधित कभी भी नहीं होती। दूसरी आलोचना, लिमिटेड इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग स्किल, कि प्रबंधकों की जो स्किल है, कौशल है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका जो ज्ञान का स्तर है, अनुभव है, वो सीमित होता है, उसकी सीमाएं होती हैं। कोई भी असीमित विद्वान नहीं होता। इसलिए कौन प्रबंधक कितने लेवल तक सोच पाता है, किसी प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन उसके दिमाग में आते हैं, ये उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता है जो कि सीमित होती हैं। ये दूसरी आलोचना, क्योंकि इस मॉडल में ये माना गया है कि मैनेजर्स आर इकोनॉमिक मैन, वो सिर्फ पैसे का ही सोचते हैं और उनके दिमाग में वो सारी बातें आ जाती हैं जिससे हर समस्या के समस्त समाधान वो जान पाते हैं, निर्धारित कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं। तीसरी आलोचना बेस्ड ऑन थ्योरी, कि ये जो मॉडल है वो हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है, सिर्फ कल्पनाएं हैं। इसलिए जो रियलिटी है, प्रैक्टिकल जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं वो उस प्रकार की नहीं होती जैसा कि इस मॉडल में सोचा गया है। और लास्ट क्रिटिसिज्म, ए मैन्स लॉयल्टी इज़ नॉट ऑलवेज हाई। जो इकोनॉमिक मैन कहा गया है कि वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता है, बिजनेस के लाभ के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में सिर्फ पैसे से संबंधित ही विचार आते हैं और वो हमेशा समर्पित रहता है व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के प्रति। तो ये भी कहा गया है कि हर प्रबंधक हर समय सिर्फ व्यवसाय के प्रति ही समर्पित हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति हर समय लॉयल नहीं होता। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट मॉडल है रैशनल मॉडल या इकोनॉमिक मैन मॉडल, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ये परंपरागत अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई विचारधारा है, ये एक थ्योरी है और थ्योरीज जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो थ्योरी और प्रैक्टिस उनमें डिफरेंस रहते ही रहते हैं। पर सैद्धांतिक तौर पर रैशनल मॉडल या इकोनॉमिक मैन मॉडल अर्थशास्त्रियों द्वारा एक ऐसा सुझाव है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में, डिसीजन मेकिंग को वैल्यू बेस्ड बनाता है, डिसीजन मेकिंग को साउंडनेस की तरफ लेके जाता है कि साउंड डिसीजंस कैसे लिए जाएं। और इस मॉडल की क्योंकि आधुनिक विद्वानों द्वारा आलोचनाएं की गई और
उन आलोचनाओं के बाद जो एक नई विचारधारा उन्होंने विकसित की, उसको नाम दिया बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। यानी जो रैशनैलिटी मॉडल था वो उसको बाउंड्रीज में बांध दिया कि बाउंड्रीज होती हैं मैनेजमेंट के लोगों की, सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत रह के ही वो डिसीजन ले पाते हैं और सबसे बड़ी सीमा उनके ज्ञान, अनुभव और कौशल की होती है कि वो उनको कितना नॉलेज है, कितने वो कुशल हैं। तो इसलिए उन्होंने नए मॉडल को नाम दिया बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल भी कह सकते हैं हम, कि प्रबंधक इकोनॉमिक मैन नहीं होते बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अच्छे से काम किया जाए, बढ़िया तरीके से डिसीजंस लिए जाएं। इसलिए इस मॉडल को इकोनॉमिक मैन मॉडल की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल नाम दिया गया है। इस मॉडल की कुछ विशेषताएं जानने का हम प्रयास करेंगे ताकि इसको भी हम अच्छे से समझ सकें। पहली विशेषता, संतोषजनक संतुष्टि प्रदान करना, प्रोवाइड्स रीजनेबल सेटिस्फेक्शन। इस मॉडल में कहा गया है कि हर प्रबंधक कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा निर्णय लें, ऐसा निर्णय लें जिससे संतोषजनक संतुष्टि संस्था के समस्त लोगों को प्राप्त हो। जबकि रैशनैलिटी मॉडल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कल्पना करता है कि अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए समस्त लोगों को हर निर्णय से। तो इसलिए अधिकतम संतुष्टि की जगह संतोषजनक संतुष्टि, रीजनेबल सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल में बताया गया। दूसरा, विकल्पों का क्रमबद्ध ज्ञान, विकल्पों की क्रमबद्ध खोज। आधुनिक विद्वानों ने कहा कि किसी समस्या के समाधान एक साथ हर प्रबंधक के दिमाग में आ जाएं, यह सही नहीं, व्यवहारिक बात नहीं है। बल्कि इसकी जगह अगर हम ये कहें कि कोई भी समस्या जब आती है तो उसका एक सॉल्यूशन दिमाग में आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में सॉल्यूशन आते रहते हैं और प्रबंधक उनमें से बेस्ट अल्टरनेट चुनता है। तो ये दूसरी विशेषता इस मॉडल की कही गई। तीसरा, अल्टरनेटिव्स आर गाइडेड बाय एक्सपीरियंस, कि जो विकल्पों की खोज है वो अनुभव पे आधारित होती है। यानी हर प्रबंधक का ज्ञान का स्तर और अनुभव तय करता है कि उसके दिमाग में किसी समस्या के कितने समाधान आएंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने अल्टरनेटिव उसके दिमाग में आ पाएंगे, वो नोट कर पाएगा। यह उसके अनुभव पे आधारित होता है। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल, रैशनैलिटी मॉडल या इकोनॉमिक मैन मॉडल की अपेक्षा थोड़ा लिबरल है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, जबकि इकोनॉमिक मैन मॉडल आइडियल है, थ्योरी बेस्ड है। तो अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इकोनॉमिक मैन मॉडल से हटकर ये कैसे है, ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो 7 बातें थी वो हमने पिछले लेक्चर में जानी। तो वही 7 बातें किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल में लागू होती हैं। पहला, समस्या को परिभाषित करना, ये फर्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, कि समस्या क्या है। सेकंड, समाधान को स्वीकार करने के लिए उचित मापदंड का निर्धारण करना, कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया हमारा होगा, वो सारे क्राइटेरिया डिसाइड कर लिए जाते हैं। तीसरा, विकल्पों की खोज के क्षेत्र को सीमित करने के लिए अपने अनुभव का प्रयोग करना, जिसका जितना अनुभव है, जिसका जितना ज्ञान है, उसके आधार पर वो सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस नोट करता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से अल्टरनेटिव तरीके हैं। फोर्थ, लागू करने योग्य समाधान की पहचान ना हो सकने पर समाधान को स्वीकार करने के लिए निर्धारित
मापदंड को कम करना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल में एक नई बात कही गई है कि अगर सर्वोत्तम विकल्प उनको कोई लगता है उसको वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है तो फिर वो निर्धारित जो मापदंड थे, उनके क्राइटेरियाज थे, उनको चेंज करते हैं, मापदंड को कम करते हैं। यदि लागू करने योग्य समाधान की पहचान हो जाए तो उसका मूल्यांकन करना। अगर पता चल जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन लागू करके फ़ायदा हो सकता है तो उसको फिर इवेलुएट करना। यदि समाधान स्वीकार्य हो तो उसे लागू करना। अगर स्वीकार कर लिया जाता है मैनेजमेंट द्वारा कि ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है तो उसको फिर फॉलो अप कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यदि समाधान स्वीकार्य ना हो तो नए समाधान की खोज करना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल की खासियत है कि हो सकता है कि पहली बार में मैनेजमेंट को लगे कि हमने जो सॉल्यूशन सोचा था वो सही नहीं है, जबकि इकोनॉमिक मैन मॉडल में ऐसा नहीं है। उसमें कहा गया है कि प्रबंधक 100% सही विकल्प का ही चुनाव करता है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक मैन मॉडल से हटकर एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल जो डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है, विचारधारा है, थ्योरी है, उसमें डिसीजन मेकिंग का जो व्यवहारिक रूप है वो दर्शाया गया है, जबकि इकोनॉमिक मैन मॉडल में जो आइडियोलॉजिकल रूप है, थ्योरेटिकल जो स्वरूप है वो बताया गया है। अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल या कॉजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल की क्या कारण हैं जिनकी वजह से विद्वानों ने रैशनैलिटी मॉडल को बदलकर बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल दिया। तो इसके 4-5 कारण बताए हैं। फर्स्ट, लिमिटेड नॉलेज। पहला और सबसे बड़ा कारण विद्वानों ने बताया कि प्रबंधकों का ज्ञान और अनुभव सीमाओं में बंधा होता है, लिमिट होती हैं। हर कोई गूगल बॉय नहीं होता, हर कोई असीमित ज्ञान वाला नहीं होता कि हर प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन एक बार में उसके दिमाग में आ जाएं और उनका मूल्यांकन करके उनमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो डिसाइड कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता। व्यावहारिकता यह है कि प्रबंधक का जितना ज्ञान है, जितना अनुभव है, जितना वो सोच पाता है, उसके आधार पर वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि कितने तरह के सॉल्यूशन हैं और उनमें से कौन सा अच्छा है ये डिसाइड करता है। तो पहला कारण बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल का लिमिटेड नॉलेज ऑफ मैनेजर्स। सेकंड, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अपूर्ण सूचनाएं। प्रबंधक जो भी निर्णय लेते हैं वो सूचनाओं पर आधारित होते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। पहले वो समस्या के बारे में और उसके सभी जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन करते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनते हैं। लेकिन सूचनाएं पूर्ण रूप से हर प्रबंधक को हर समय उपलब्ध हो जाएं ये जरूरी नहीं। कई बार कुछ सूचनाएं उनको हासिल नहीं होती, प्राप्त नहीं होती, जिनकी वजह से वो सभी विकल्पों के बारे में हो सकता है सोच ना पाएँ। तीसरा, अनसर्टेन कंडीशंस, अनिश्चित दशाएं। जो रैशनैलिटी मॉडल में या इकोनॉमिक मैन मॉडल में एक मान्यता ली गई है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, कंडीशंस रिमेन सर्टेन, सब कुछ निश्चित है, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अब चल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सब कुछ बदलाव या परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। राजनीति बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, कानून बदलते हैं, समाज, ग्राहकों की सोच, रुचि, प्रतियोगिताएं, तकनीक, हर चीज़ लगातार बदलती रहती हैं, जिनकी वजह से आज हमने जो निर्णय लिया और 10 दिन बाद जो लागू करने जा रहे हैं, हो सकता है तो आज और 10 दिन के बाद में बहुत कुछ बदल चुका हो और हमारे द्वारा लिया गया निर्णय हो सकता है उन बदलावों की वजह से उतना सही साबित ना हो पाए जितना कि हमने आज की परिस्थितियों में सोचा था। तो इसलिए अनसर्टेन कंडीशंस आर आल्सो ए रीजन ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। संगठन के जो घटक हैं, जैसे जो साधन है संगठन में, मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स, या संगठन के जो भी प्लानिंग हैं, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, वो भी
एक कारण बनते हैं कि प्रबंधक उनके अंतर्गत ही निर्णय लेते हैं। ना तो वो नियमों के बाहर जा सकते, ना उद्देश्यों को अनदेखा कर सकते और ना ही अपने सीमित साधनों से बाहर किसी प्रकार के कोई निर्णय ले सकते। और लास्ट है पर्सनल प्रेफरेंसेस, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, कि हर प्रबंधक की अपनी भी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, अपनी भी कोई सोच होती है। हर प्रबंधक की वो प्राथमिकता, वो सोच कि वो किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा मानता है, किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देता है, इस पे भी निर्भर करता है कि वो प्रबंधक किस प्रकार के निर्णय लेता है। तो इसलिए हर प्रबंधक की सीमाएं तय कर देती हैं उसकी प्रेफरेंसेस। तो इस प्रकार से ये बहुत से कारण हैं जो बाउंड्रीड रैशनैलिटी मॉडल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल, जो विचारधारा दी गई डिसीजन मेकिंग की, उनका कारण बने। इसके बाद विद्वानों ने कुछ टेक्निक्स बताई हैं डिसीजन मेकिंग की, उनके बारे में हम जानते हैं। टेक्निक या तकनीक, हम उस विधि को, उस तरीके को कहते हैं जो हमारे काम को आसान कर देता है और प्रभावी बना देता है। टेक्निक्स मेक आवर वर्क एफिशिएंट एंड इजी। जैसे हवा अगर हम हाथ के पंखे से करें तो हाथ में भी दर्द होगा और बहुत समय तक हम हवा भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने हमें सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, बहुत तरह के फ़ैन दे दिए हैं। एक स्विच ऑन करना है, अगर लाइट हो तो फ़ैन चलते रहेंगे और हमें बहुत आराम से बहुत अच्छी ठंडी हवा मिलती रहेगी। तो ये है तकनीक। टेक्निक हमारे काम को जो आसान करे और प्रभावी करे, एफिशिएंसी जिससे हमारे काम में आ जाए। तो ऐसे ही कुछ तकनीक विद्वानों द्वारा विकसित की गई हैं जो प्रबंधकों को निर्णय लेते समय मदद करती हैं, उनकी कुशलता में वृद्धि करती हैं, उनके काम को आसान करती हैं, डिसीजन मेकिंग के काम को। तो वो तकनीक कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, जजमेंट टेक्निक, अनुमान विधि। अनुमान या अंदाजा हर प्रबंधक लगाता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये उसकी जजमेंट पे बेस्ड हो सकता है और जैसा उसका एक्सपीरियंस है, जैसा उसका नॉलेज है, उसके आधार पे अक्सर अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत नॉलेजेबल कोई मैनेजर है तो उसकी जजमेंट लगभग सही होती हैं। जैसे अगर स्ट्राइक हो जाती है और जो एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स हैं वो जजमेंट के आधार पे एकदम से स्टेटमेंट दे देते हैं कि इस स्ट्राइक की वजह वो व्यक्ति है या हमारे द्वारा लिया गया ये कारण निर्णय है या संस्था में कोई इस प्रकार की कमी, कि ये कमी है, इसको अगर दूर कर लेते हैं तो आगे स्ट्राइक ये वर्कर नहीं करेंगे, ये स्ट्राइक बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से अनुमान के आधार पे, जजमेंट के आधार पे पुरातन काल से ही प्रबंधकों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ये निर्णय लेने की एक परंपरागत तकनीक कही जाती है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जब से हमारे प्रबंधकों के हाथों में कंप्यूटर आए हैं तब से प्रबंधक निर्णय लेने के लिए संख्याओं का सहारा लेने लगे हैं और बहुत सी स्टैटिस्टिक्स की ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग एनालिसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ऐसी बहुत सी स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स हैं जो डेटा इकट्ठा करके इन टेक्निक को उस डेटा पे लागू करके डिसीजन लेने के लिए प्रबंधकों की मदद करती हैं। तो वैज्ञानिक आधार पे आंकड़ों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करके उनके आधार पे प्रबंधक निर्णय लेते हैं आजकल। तो ये भी एक आधुनिक विकसित तकनीक निर्णय लेने की व्यवहारिक तौर पर लागू की जा रही है। तीसरी है ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स, क्रियात्मक अनुसंधान विधियाँ।
ऑपरेशंस यानी कार्य कैसे होते हैं, हो रहे हैं, उन पे नई नई रिसर्च होती हैं और अच्छे तरीके से कार्य कैसे हो सकते हैं, वो उन रिसर्च के परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष आता है। तो ऐसी बहुत सी ऑपरेशनल रिसर्च हैं जो डिसीजन मेकिंग में प्रबंधकों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होती हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, वेटिंग लाइन और क्यूइंग थ्योरी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इस प्रकार की ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स ये भी वैज्ञानिक आधार पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की तरह ही, स्टैटिस्टिकल टूल्स की तरह ही निर्णय लेते समय प्रबंधकों की बहुत सहायक होती हैं, बहुत मददगार होती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। फोर्थ है मॉडल बिल्डिंग टेक्निक्स। इस तकनीक में पहले मॉडल तैयार कर लिए जाते हैं, उस मॉडल्स के आधार पे ये देखा जाता है कि वो व्यवहारिक तौर पर कितना सफल है, सार्थक है, सही है, और अगर ठीक लगता है तो उसके बाद फिर पूरी तरह से प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो हम बहुत से प्रोडक्ट्स के मॉडल देखते हैं, जैसे गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स आते हैं, तो हम अक्सर सुनते हैं कि मार्केट में इस साल एक नया मॉडल आ गया। तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एक बार मार्केट में भेजे जाते हैं, मॉडिफाई करके, चेंजेस करके, डेवलप करके पूरी तरह से इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, और अगर उनको मार्केट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर फुल स्केल प्रोडक्शन उनका शुरू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मॉडल बिल्डिंग टेक्निक इसको कहा गया है। तो ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक डिसीजन मेकिंग में जो बहुत सहायक होती है। बिहेवियरल टेक्निक्स, व्यवहारात्मक विधियाँ, ऐसी तकनीक व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत जो बहुत से निर्णय लेने में सहायक हैं विधियाँ, उनको विकसित किया गया है। इन विधियों के द्वारा किसी विशेष निर्णय को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का मूल्यांकन किया जाता है कि किसी निर्णय को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती हैं, उनको पूरी तरह से इवेलुएट करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, और उसके बाद उस मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जो ग्रुप डिसीजंस हैं वो एक व्यवहारिक तकनीक का ही रूप है। बहुत से प्रबंधक इकट्ठे बैठ के विचार विमर्श करते हैं, किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उन पे विचार करते हैं, और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन चुनकर उसको लागू करते हैं। तो ये व्यवहारिक तकनीक ही है। तो इस प्रकार हम व्यवहारिक तौर पर जो निर्णय लेते हैं उनको व्यवहारिक तकनीक का रूप कहा जा सकता है। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, दैट आर आल्सो ए टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रबंधकों को अगर प्रबंध के सिद्धांतों का पूरा ज्ञान है और उन सिद्धांतों को वो सही से लागू करते हैं तो वो भी तकनीक के रूप में उनके लिए सहायक सिद्ध होते हैं, और उन सिद्धांतों के अनुरूप प्रबंधक बहुत अच्छे, प्रभावी और सही निर्णय लेने में कामयाब हमेशा अवश्य होते हैं। तो इसलिए प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान भी एक निर्णय लेने की तकनीक के रूप में देखा जा सकता है, कहा जाता है। और लास्ट है इंट्यूशन टेक्निक, अंतर्ज्ञान विधि। इंट्यूशन आभास को कहते हैं, हम एहसास को कहते हैं कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ऐसा होगा। जो एहसास होता है, जो हमें आभास होता है, उसको बोलते हैं हम इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। एक व्यक्ति जब बहुत अधिक अनुभवी हो जाता है, एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में लगातार काम करता रहता है, तो उसको इंट्यूशन होना शुरू हो जाता है उस क्षेत्र में हर काम के बारे में, कि कब क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रकार वो अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर, अपने एहसास और आभास के आधार पर, उसके दिमाग में जो विचार आते हैं उनके आधार पर भी बहुत से निर्णय लेता है, और प्रबंधक द्वारा अपने एहसास और आभास के आधार पर लिए गए निर्णय, डिसीजन टेकन ऑन इंट्यूशन टेक्निक्स,
कहे जा सकते हैं, अंतर्ज्ञान विधि के आधार पर लिए गए निर्णय कहे जा सकते हैं। तो इसलिए अंतर्ज्ञान तकनीक भी निर्णय लेने की एक तकनीक कही जा सकती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सी ऐसी व्यवहारिक और सैद्धांतिक और वैज्ञानिक तकनीक हैं जिनको अच्छे, सही और साउंड डिसीजंस लेने के लिए प्रबंधक प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं और इनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंतर्गत अपनाया जाता है प्रबंधकों पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्लीज।